हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अनुप्रीता मिश्रा। आप अनुप्रीता मिश्रा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के चैनल पर ऑल्टरनेटर समझ रहे हैं, जो कि सिंक्रोनस जनरेटर होता है। इससे पहले मैंने ऑल्टरनेटर का बेसिक आपको बताया था और उसके साथ साथ मैंने आपको ऑल्टरनेटर में 3 फेज आर्मेचर वाइंडिंग स्टेटर पर ही क्यों प्रोवाइड करते हैं उसके रीजंस के साथ आपको कंटेंट शेयर किया था। आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ, डिराइव करने वाली हूँ एक एक्सप्रेशन जो कि रिलेशन बताएगा स्पीड ऑफ ऑल्टरनेटर का फ्रीक्वेंसी विथ इंड्यूस्ड ईएमएफ। मतलब ईएमएफ जिस फ्रीक्वेंसी का इंड्यूस होता है उस फ्रीक्वेंसी से ऑल्टरनेटर के घूमने की जो स्पीड है उसका रिलेशन बताऊंगी। पर ये पॉसिबल है विद द हेल्प ऑफ नंबर ऑफ पोल्स, मतलब हमें नंबर ऑफ पोल्स की भी ज़रूरत पड़ेगी। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि जो ऑल्टरनेटर है उसके रोटर पर पोल्स हम जनरेट करवाते हैं, तो चाहे वो 2 पोल की हो, 4 पोल का ऑल्टरनेटर हो, 6 पोल का, कितने का भी हो सकता है। जो मैंने बेसिक प्रिंसिपल आपको ऑल्टरनेटर का बताया था ब्रीफ के दौरान, उसमें मैंने 2 पोल का ऑल्टरनेटर लिया था, यहाँ पर मैं 4 पोल का ले रही हूँ। डजेंट मैटर, मुझे यहाँ पे आपको बताना है कि नंबर ऑफ पोल्स कैसे अफेक्ट करते हैं फ्रीक्वेंसी जो जनरेट होती है ईएमएफ की, उसमें मतलब जो फ्रीक्वेंसी होती है इंड्यूस्ड ईएमएफ की, उसको कैसे नंबर ऑफ पोल्स अफेक्ट करते हैं वो मुझे आपको बताना है। तो यहाँ पर ये रोटर है जिसमें मैंने 4 पोल जनरेट करवाए हैं। फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन पोल्स के नाम मैंने N1, S1, N2, S2 दे दिया, जो कि मैंने आज तक कभी यूज़ नहीं किया था, पर यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ। और साथ में ये रोटर के शाफ्ट से मैंने टरबाइन कनेक्ट किया है। टरबाइन मैंने आप लोगों को बताया था स्टीम से चलता है या वाटर प्रेशर से चलता है, मतलब स्टीम प्रेशर या वाटर प्रेशर से चलता है, उसको घुमाया जाता है। तो ये टरबाइन घूमता है तो ये शाफ्ट घूमता है, शाफ्ट घूमता है तो ऑल्टरनेटर का रोटर भी घूमता है। मतलब यहाँ पर जो टरबाइन के थ्रू हम स्पीड दे रहे हैं रोटर को, वो हमारी मर्जी से दे रहे हैं बेटा। वो हम फिक्स किन्हीं हालातों में कर देते हैं कि किसी वजह से फिक्स कर देते हैं, पर हम चाहे तो बदल सकते हैं। मतलब टरबाइन की जिस स्पीड से रोटर को घुमाना चाहेगा रोटर उस स्पीड से घूमेगा, ये मैं बताना चाह रही हूँ। और रोटर जिस स्पीड से भी हम घुमा रहे हैं उसकी वजह से ये पोल्स घूमते हैं, और पोल्स के घूमने की वजह से इस पेरीफेरी पर आर्मेचर कंडक्टर्स जो प्लेस्ड है स्टेटर के इनर पेरीफेरी पर, फैराडेज लॉ के अकॉर्डिंग रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स की वजह से ईएमएफ इंड्यूस होता है। तो चलिए मैं आपको रिवॉल्यूशन जो हो रहा है टरबाइन से रोटर का, उसको मैं कनेक्ट कर रही हूँ नंबर ऑफ पोल्स से, या नंबर ऑफ पोल्स और स्पीड जो है रिवॉल्यूशन की, उन दोनों की मदद से मैं फ्रीक्वेंसी जो इंड्यूस होगी ईएमएफ की उसको समझाऊंगी आप लोगों को। तो मैं रिलेशन बताने जा रही हूँ n नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस पर मिनट, p नंबर ऑफ पोल्स जो कि ऑल्टरनेटर के ही, या फिर 2 इंटू पेयर ऑफ पोल्स भी बोल सकते हैं। अगर 2 पोल की मशीन है तो कितने पेयर ऑफ पोल्स होंगे 1, तो 1 इंटू 2 2 हो जाएगा। तो स्मॉल p को मैं पेयर ऑफ पोल्स बोल रही हूँ, नंबर ऑफ पेयर ऑफ पोल्स बोल रही हूँ। अगर 4 पोल की मशीन होगी तो ये कैपिटल P की वैल्यू 4 होगी और पेयर ऑफ पोल्स की वैल्यू 2 होगी, तो 2 इंटू 2 4 पोल फिर हो जाएगा। तो और f जो है वो फ्रीक्वेंसी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ है। इन तीनों में मैं रिलेशन डिराइव करके आपको बता रही हूँ। अब ये कैसे लिखा है उसको समझाने के लिए मुझे ये एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा बेटा। लास्ट टू लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि जो ईएमएफ इंड्यूस होता है उसकी फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ पोल्स और स्पीड पर डिपेंडेंट होती है, ऐसा उस वीडियो में मैंने डिक्लेयर किया था। साथ में मैंने बताया था कि ईएमएफ की जो डायरेक्शन होती है वो हम फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल से पता करते हैं। अब ये सब कैसे इम्प्लीमेंट होगा, इन सब की फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल की मदद मैं कैसे ले रही हूँ यहाँ पर, वो मैं आपको बता रही हूँ। टरबाइन की मदद से जब हम रोटर को घुमाते हैं और रोटर में पोल्स पहले से इंड्यूस हो चुके हैं, N1, S1, N2, S2 ऐसे 4 पोल्स जनरेट हो चुके हैं, और प्रोविजन भी हमने 4 पोल के जनरेट होने का ही करके रखा था। तो ये जो रोटर है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा, और इस स्टेटर की पेरीफेरी पे अंदर की तरफ स्लॉट्स कटी हुई जिसमें हमने आर्मेचर वाइंडिंग को प्लेस किया हुआ है। आर्मेचर वाइंडिंग का एक कंडक्टर यहाँ पर मैं A लेकर चल रही हूँ, बाकी बहुत सारे कंडक्टर है क्योंकि ये 3 फेज वाइंडिंग है। तो मैं किसी एक फेज का एक कंडक्टर ले रही हूँ जिसको मैं A बोल रही हूँ। और इस नॉर्थ पोल को अभी फिलहाल मैंने जो पोजीशन दिखाई नॉर्थ पोल की, वो अंडर द कंडक्टर A बताया है। तो इस नॉर्थ पोल मैंने एक डॉट बताया हुआ है, ये नथिंग बट एक ऑब्जर्वर है जो उसके रिस्पेक्ट में मैं कंडक्टर के रोटेशन को ऑब्जर्व करूंगी।
हमने यहाँ क्यों शो कर रहे हैं, कंडक्टर पे क्यों नहीं शो कर रहे? तो बेटा हम कंडक्टर में इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन पता करना चाह रहे हैं, तो हमें कंडक्टर का मूवमेंट लेना है। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल ये कहता है कि जिसमें आपको ईएमएफ की डायरेक्शन पता करनी है, जिस पर्टिकुलर कंडक्टर में ईएमएफ की डायरेक्शन पता करनी है, उस कंडक्टर को फील्ड किस डायरेक्शन में अफेक्ट कर रहा है और वो कंडक्टर किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अब यहाँ तो आर्मेचर स्टेशनरी है, कंडक्टर स्टेशनरी है, तो मैं इंड्यूस्ड ईएमएफ कैसे पता करूं? तो इसलिए हम क्या एज्यूम करते हैं यहाँ पे कि इस पोल पे हमने एक ऑब्जर्वर खड़ा कर दिया, उसके रिस्पेक्ट में कंडक्टर किस डायरेक्शन में घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो अब मैं ईएमएफ की डायरेक्शन पता कर सकती हूँ। अब जब मैं टरबाइन से रोटर को घुमा रही हूँ तो ये पोल्स इधर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेंगे, मतलब पोल्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेंगे ने ऑब्जर्वर भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा, तो ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में ये कंडक्टर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा। अगर मैं मानूं कि ऑब्जर्वर नहीं घूम रहा है, वो स्टेशनरी है, तो कंडक्टर उसको किधर जाता हुआ प्रतीत होगा? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाता हुआ प्रतीत होगा। तो इस पोल से जनरेट होने वाला फ्लक्स इस ए कंडक्टर को काट रहा है, पर कंडक्टर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है। ये पोल यही है, पर कंडक्टर धीरे धीरे नॉर्थ पोल N1 के इम्पैक्ट से न्यूट्रल की तरफ जा रहा है। ये वो एक्सिस है जहां पर ना तो नॉर्थ पोल का असर है ना साउथ पोल का असर है। ये भी वही वाली एक्सिस है जिस पर ना तो नॉर्थ पोल का असर होगा ना साउथ पोल का। तो ये चारों जो है ये न्यूट्रल एक्सिस है। यहाँ की डैश लाइन शाफ्ट की लाइन के पीछे छुप गई है बेटा। अब इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में कंडक्टर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है, तो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल यहाँ पर जब मैं इंप्लीमेंट करूंगी तो मैं मानकर चलूंगी कि ऑब्जर्वर स्टेशनरी है और कंडक्टर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है, तो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल के हिसाब से थंब जो डायरेक्ट करता है वो डायरेक्शन ऑफ द मोशन करता है। फिंगर, इंडेक्स फिंगर जो होती है वो डायरेक्ट करती है फील्ड की डायरेक्शन को, मतलब फ्लक्स की डायरेक्शन को, और मिडिल फिंगर जो होती है वो ईएमएफ की डायरेक्शन को शो करती है। तो जब ये N1 के अंडर में एक कंडक्टर है और अब एक कंडक्टर N1 पोल स्टेशनरी है और एक कंडक्टर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है, तो मतलब ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में एक कंडक्टर लेफ्ट साइड में जा रहा है, तो मैंने थंब को V मतलब मोशन के अलोंग रख दिया। अब फ्लक्स कैसे प्रोड्यूस हो रहा है? नॉर्थ पोल से फ्लक्स बाहर इमर्ज आउट होगा, तो फ्लक्स की डायरेक्शन ये वाली होगी, मतलब इंडेक्स फिंगर को मैं ऊपर रखूंगी, थंब को मैं लेफ्ट साइड में रखूंगी, तब मेरी ये वाली फिंगर जो होगी मिडिल फिंगर वो बोर्ड के परपेंडिकुलर होगी और ईएमएफ की डायरेक्शन भी कैसी होगी? बोर्ड के परपेंडिकुलर होगी। ये ईएमएफ की डायरेक्शन होगी। ईएमएफ की डायरेक्शन अंदर की तरफ मिलेगी हमें कब? जब ये कंडक्टर नॉर्थ पोल के अंडर में है और मोशन किस तरफ हो रही है? लेफ्ट साइड में। तब अब मोशन तो पूरे टाइम लेफ्ट में ही होती रहेगी, पर फ्लक्स की डायरेक्शन कभी नॉर्थ पोल की वजह से ऊपर की तरफ होगी तो कभी साउथ पोल की वजह से नीचे की तरफ होगी बेटा, वो होगा यहाँ पे। तो जब कंडक्टर नॉर्थ पोल के अंडर में है तो फील्ड ऊपर की तरफ लेंगे और डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ अंदर की तरफ आएगी क्योंकि फील्ड ऊपर है, मोशन की डायरेक्शन ये है। जब कंडक्टर के अंदर में साउथ पोल होगा तो ईएमएफ की डायरेक्शन जो होगी वो बेटा अपोजिट हो जाएगी ऐसी, क्योंकि फील्ड उल्टा नीचे की तरफ चला जाएगा। थंब तो मुझे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेफ्ट की तरफ ही रखना है, तो मिडिल फिंगर बोर्ड से परपेंडिकुलर पर बाहर आपकी तरफ होगी, मेरी तरफ होगी, तो ईएमएफ की डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। तो इस तरीके से नॉर्थ पोल के इम्पैक्ट में ईएमएफ की डायरेक्शन अंदर की तरफ होगी कंडक्टर ए में, और साउथ पोल के अंडर में ईएमएफ की डायरेक्शन बाहर की तरफ होगी। कहने का मतलब ये है कि नॉर्थ पोल के अंडर में रहेगा तो पॉजिटिव ईएमएफ इंड्यूस होगा माना, तो साउथ पोल के अंडर में होगा तो निगेटिव ईएमएफ इंड्यूस होगा। इस तरीके से आप समझ सकते। अब मैं बताना चाह रही हूँ कि इसी चीज को मैं इस एक्सिस थीटा इक्वल टू ओमेगा टी एक्सिस कैसे बोल रहे हो? कंडक्टर जब थीटा इक्वल टू ओमेगा टी से रोटेट होता चला जा रहा है और कंप्लीट 360 डिग्री जब होगा, थीटा इक्वल टू 360 डिग्री, मतलब कंडक्टर का एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट हो चुका होगा और सारे पोल्स को वो पास ऑन कर चुका होगा कंडक्टर, मतलब सबके इम्पैक्ट के अंडर से गुजर चुका होगा। तो कभी पॉजिटिव ईएमएफ, कभी जीरो, कभी निगेटिव ईएमएफ, कभी जीरो, ऐसे करके इसमें ईएमएफ इंड्यूस होता रहेगा। पर कितने बार ये वेरिएशन होगा, ईएमएफ के कितने साइकिल्स इंड्यूस होंगे एक रिवॉल्यूशन में, तो चलिए हम इस वेवफॉर्म से समझते। जब कंडक्टर नॉर्थ पोल के अंडर में है, N1 के अंडर में, तो
इससे निकलने वाले फ्लक्स की डायरेक्शन ऊपर की तरफ और मैक्सिमम फ्लक्स इस पोजीशन में कट कर रहा होगा कंडक्टर को, मतलब कंडक्टर मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्लक्स के लिंकेजेस में होगा, तो ईएमएफ की भी कितना इंड्यूस होगा, पॉजिटिव मैक्सिमम। फिर कंडक्टर धीरे धीरे मूव होता हुआ इस न्यूट्रल की तरफ आया, तो जब न्यूट्रल पोजीशन पे कंडक्टर आ जाएगा एक कंडक्टर, तब आप समझ लीजिए यहाँ पे 45 डिग्री है, 45 डिग्री पर ईएमएफ कितना इंड्यूस होगा कंडक्टर में, 0, क्योंकि इस वक्त कोई भी फ्लक्स उसको काट नहीं रहा होगा, तो d∅dt 0 हो जाएगा रेट ऑफ करंट। उसके बाद ये कंडक्टर किसके इम्पैक्ट के अंडर में जा रहा है, S2 पोल के इम्पैक्ट के अंडर जा रहा है, तो धीरे धीरे निगेटिव डायरेक्शन का ईएमएफ प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा। जब वो कंप्लीटली S2 के अंडर में जाएगा एक कंडक्टर, तो उसमें मैक्सिमम ईएमएफ इंड्यूस होगा पर अपोजिट डायरेक्शन का, क्योंकि अभी अभी मैंने बताया था कि जब नॉर्थ पोल के अंडर में तो फ्लक्स ऊपर की तरफ है, जब साउथ पोल के अंडर में होगा तो फ्लक्स इनसाइड द मटेरियल जाएगा। फील्ड की डायरेक्शन जो है वो इनसाइड द मटेरियल, मतलब साउथ पोल के अंडर फ्लक्स मर्ज होगा, तो इंडेक्स फिंगर मैं टुवर्ड्स द साउथ पोल रखूंगी, डायरेक्शन ऑफ द कंडक्टर डाउनवर्ड रखूंगी, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कंडक्टर एक घूम रहा है, मतलब यहाँ आने पर उसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड हो जाएगी। तो अब कंडक्टर में ईएमएफ जो होगा परपेंडिकुलर टू द बोर्ड होगा और आउटसाइड टू द बोर्ड होगा, मतलब अपोजिट टू दैट कंडीशन जो नॉर्थ पोल के अंडर में होने पर ईएमएफ की डायरेक्शन अंदर की तरफ आ रही थी, अब ईएमएफ की डायरेक्शन साउथ पोल के इम्पैक्ट में आने पे आउटसाइड टू द बोर्ड हो जाएगी, बट परपेंडिकुलर टू बोर्ड। नॉर्थ पोल के अंडर में पॉजिटिव ईएमएफ है, तो साउथ पोल के अंडर में आने पर निगेटिव ईएमएफ इंड्यूस होगा। फिर साउथ पोल से एक कंडक्टर वापस न्यूट्रल एक्सिस तक आएगा, तो फिर उसका ईएमएफ कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि न्यूट्रल पर फिर से उसमें कोई रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स नहीं होगा। जब इस न्यूट्रल एक्सिस से वापस अंडर द इम्पैक्ट ऑफ नॉर्थ पोल आएगा, तो धीरे धीरे इम्पैक्ट नॉर्थ पोल N2 का बढ़ता चला जाएगा, तो फिर उसमें पॉजिटिव ईएमएफ इंड्यूस होगा। मतलब अब एक कंप्लीट साइकिल हो गया है ईएमएफ का ए कंडक्टर में, जब वो N1 कंडक्टर से होते हुए N1 पोल से होते हुए वो S2 पोल और फिर वो N2 पोल के अंडर में आया, तो पॉजिटिव EMF देन 0, नेगेटिव EMF देन 0, देन पॉजिटिव EMF, ये इसका कंप्लीट एक साइकिल EMF का हो चुका है। ऐसे ही जब ये कंडक्टर यहाँ से वापस S1 के अंडर से होते हुए N1 के अंडर में जाएगा, तब ये नेक्स्ट साइकिल कंप्लीट होगा। मतलब जैसे ही कंडक्टर ने एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट किया, तो इसमें 2 साइकिल्स ऑफ EMF इंड्यूस हो चुके हैं इस कंडक्टर में। मतलब 4 पोल की मशीन है, 4 पोल का ऑल्टरनेटर है, तो कितने पेयर ऑफ पोल से 2, तो 2 साइकिल कंप्लीट हो रहे। अगर 3 पेयर ऑफ पोल्स यानी 6 पोल्स होते, तो जब कंडक्टर यहाँ से पूरा एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन करके 0 to 360 डिग्री तक जाता यहाँ तक, तो 3 साइकिल्स कंप्लीट हो चुके होते। 3 बार पॉजिटिव ईएमएफ जनरेट हुआ होता, 3 बार निगेटिव ईएमएफ जनरेट हुआ था, और इन बिटवीन सारे वैल्यूज उसकी आई होती ईएमएफ इंडक्शन की या इंड्यूस होने की क्वांटिटीज आई होती कंडक्टर में। कहने का मतलब यह है कि जितने नंबर ऑफ पोल्स होते हैं या जितने पेयर ऑफ पोल्स होते हैं, उतने नंबर ऑफ साइकिल्स इंड्यूस होते हैं हर आर्मेचर के कंडक्टर में जब एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर लेता है रोटर। अभी तो मैं बता रही हूँ कि एक कंडक्टर घूम रहा है, पर एक्चुअली एक कंडक्टर नहीं घूम रहा है, घूम कौन रहा है, पोल्स घूम रहे हैं। तो जब सारे पोल्स एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करते हैं, मतलब N1 पोल यहाँ से घूमते हुए वापस अपनी इस पोजीशन पे आएगा, तब तक एक कंडक्टर में 2 साइकिल्स कंप्लीट हो चुके होंगे। या P नंबर ऑफ पोल्स है, तो कैपिटल P/2 इतने साइकिल्स इस कंडक्टर में, आर्मेचर के कंडक्टर्स में EMF के कंप्लीट हो चुके होंगे। तो यहीं से हमने पहले तो डायरेक्शन ऑफ EMF समझी लेफ्ट हैंड रूल से कि नॉर्थ पोल के अंडर में होगा तो पॉजिटिव EMF इंड्यूस होगा, साउथ पोल के अंडर में होगा तो निगेटिव EMF इंड्यूस होगा। रोटेशन की डायरेक्शन कंडक्टर की हमने पूरे टाइम लेफ्ट में ही रखी, मिडिल इंडेक्स फिंगर से हमने एक बार फ्लक्स को ऊपर दिखाया तो EMF की डायरेक्शन इनसाइड द बोर्ड थी, और दूसरी बार थंब को हमने ऐसे ही रखा, पर फ्लक्स किस तरफ था, नीचे की तरफ था, टुवर्ड्स द साउथ पोल, फ्रॉम कंडक्टर टू साउथ पोल, तो EMF की डायरेक्शन जस्ट अपोजिट थी। तो अगर इसको पॉजिटिव EMF की डायरेक्शन बोल रहे हैं, तो इस वाली को मुझे निगेटिव EMF की डायरेक्शन बोलना पड़ेगा। तो इस तरीके से मुझे ये समझ में आया कि जब रोटेशन एक कंप्लीट हो जाता है, एक साइकिल कंप्लीट, एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट हो जाता है रोटर का, तब हर आर्मेचर के कंडक्टर में
नंबर ऑफ साइकिल्स जो ईएमएफ के कंप्लीट होते हैं वो टोटल नंबर ऑफ पोल्स डिवाइडेड बाय 2, यानी जितने पेयर ऑफ पोल्स होते हैं उतने नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीट होते हैं कंडक्टर में। तो अब इसी चीज को हमने फॉर्मूले के फॉर्म में समझने की कोशिश की। तो नंबर ऑफ साइकिल्स ऑफ ईएमएफ इन अ रिवॉल्यूशन, एक रिवॉल्यूशन में ईएमएफ के कितने साइकिल्स कंप्लीट होते हैं, नंबर ऑफ साइकिल्स ऑफ ईएमएफ इन अ रिवॉल्यूशन इन अ कंडक्टर, एक कंडक्टर में कितने ईएमएफ के रिवॉल्यूशंस कंप्लीट होते हैं। तो उसको मैं कह रही हूँ साइकिल्स पर रिवॉल्यूशन, मतलब कितने नंबर ऑफ साइकिल्स पर रिवॉल्यूशन में प्रोड्यूसर, नंबर ऑफ साइकिल्स ऑफ ईएमएफ डिवाइडेड बाय पर रिवॉल्यूशन, मतलब एक रिवॉल्यूशन में ईएमएफ के कितने साइकिल्स कंप्लीट हो रहे हैं। इसको मैं और लिख लेती हूँ, ईएमएफ साइकिल्स पर रिवॉल्यूशन, ऐसा मैं बोल सकती हूँ स्पेसिफिक। तो नंबर ऑफ साइकिल्स ऑफ ईएमएफ इन अ रिवॉल्यूशन इन अ कंडक्टर कितने होते हैं, नंबर ऑफ पोल्स डिवाइडेड बाय 2। अब मैंने ईएमएफ साइकिल को और रिवॉल्यूशन को दोनों को सेकंड से डिवाइड कर दिया, दोनों को, न्यूमरेटर को भी सेकंड से डिवाइड कर दिया, डिनोमिनेटर को भी सेकंड से डिवाइड कर दिया। तो ये हो गई फ्रीक्वेंसी और ये हो गई है स्पीड ऑफ रिवॉल्यूशन इन अ सेकेंड। पर हमें रिवॉल्यूशन की स्पीड किस में मालूम है, मिनट में, आरपीएम में। तो आरपीएम में मालूम है तो मैं 60 से इसको डिवाइड कर दूंगी। तो एफ अपॉन, इसको मैंने एफ बोल दिया, यहाँ पे मैंने कैपिटल एन रखा, और पर सेकंड में करना है तो कैपिटल एन डिवाइडेड बाय 60 करना पड़ेगा, क्योंकि एक मिनट में 60 सेकंड्स होते बेटा। तो एफ अपॉन कैपिटल एन बाय 60 कर दिया। अब ये कैपिटल पी बाय 2, स्मॉल एफ डिवाइडेड बाय एन बाय 60, जब पूरी जम्बलिंग की तो स्मॉल एफ फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू एन इंटू पी डिवाइडेड बाय 120 हर्ट्स आया, या फिर एन इज इक्वल टू 120 एफ बाय पी आ गया। और ये डेरिवेशन मैंने इंडक्शन मोटर में भी किया था, पर अभी थोड़ा सा और इसको मैं डिफाइन करूंगी। अभी मुझे पहले ये वाला पार्ट कंप्लीट कर लेने दीजिए फिर। तो 120 एफ बाय पी बोलो, एन इज इक्वल टू 120 एफ बाय पी बोलो, या एफ इक्वल टू एन पी अपॉन 120 बोलो। यहाँ पे क्या है बेटा कि हमारे इंडिया में 50 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी हमें डेवलप करवानी है, क्योंकि ये ऑल्टरनेटर कहाँ यूटिलाइज हो रहा है, जनरेटिंग स्टेशन पर। जनरेटिंग स्टेशन पर ईएमएफ की फ्रिक्वेंसी हमें कितनी इंड्यूस करवानी, 50 हर्ट्ज की, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया 50 हर्ट्ज का पावर ही सप्लाई होता है, मतलब ईएमएफ और करंट जो होगा वो 50 हर्ट्ज का ही होगा। तो मतलब फ्रीक्वेंसी हमें कितनी रखनी है, 50 हर्ट्ज ही रखनी है। नंबर ऑफ पोल्स आपके ऑल्टरनेटर की स्पीड पर डिपेंड करता है कि आप ऑल्टरनेटर में कितने नंबर, मतलब हाई स्पीड का ऑल्टरनेटर बनाना चाह रहे हैं या लोड स्पीड का बनाना चाह रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है कि आप नंबर ऑफ पोल्स कितने रखेंगे। मतलब आप जहाँ हाइडल पावर स्टेशन पे यूज़ कर रहे हैं ऑल्टरनेटर को, कि टर्बो में यूज़ करें, मतलब स्टीम से चलने वाले ऑल्टरनेटर बना रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है कि आपको नंबर ऑफ पोल्स कौन से यूज़ करने। वो भी मैं बताऊंगी कि हाइडल में कितने और इसमें टर्बो में कितने पोल्स की मशीन होनी चाहिए, वो सारी बात करेंगे। पर नंबर ऑफ पोल्स डिपेंड ऑन द स्पीड व्हाट वी वांट टू कीप। तो 2 नंबर ऑफ पोल्स जब होंगे और फ्रीक्वेंसी मुझे इंडिया में 50 हर्ट्ज की इंड्यूस करनी है, तो 2 पोल की मशीन को मुझे 3000 आरपीएम से ही घुमाना पड़ेगा। जब 2 पोल की मशीन को मैं 3000 आरपीएम से घुमाऊंगी टरबाइन की मदद से, तभी मुझे 50 हर्ट्ज मिलेगा। आप रख कर देखिएगा यहाँ पर एन की वैल्यू, इस पर एन की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है। तो 120 एफ 50 हर्ट्ज हो गया और P2 हो गया, तो ये 3000 निकलेगा। अगर मेरी 4 पोल की मशीन है और मुझे हर्ट्ज तो 50 चाहिए और 4 पोल की मशीन है, तो मुझे एन जो रखना पड़ेगा वो कितना रखना पड़ेगा, टरबाइन कितने स्पीड से घुमाएगा रोटर को, 1500 आरपीएम से। 6 पोल का ऑल्टरनेटर होगा तो टरबाइन घुमाएगा रोटर को 1000 आरपीएम से ही। अगर 8 पोल की मशीन होगी तो टरबाइन घुमाएगा रोटर को 750 आरपीएम से ही। ये फिक्स है बेटा। इंडक्शन मोटर में ऐसा नहीं था। इंडक्शन मोटर में हम स्टेटर को जो सप्लाई देते थे फ्रीक्वेंसी वो हमारी फिक्स रहती थी 50 हर्ट्ज की, और वो सप्लाई फ्रीक्वेंसी और इंडक्शन मोटर में जो पोल्स हमने पहले से मैन्युफैक्चरिंग के दौरान बना चुके हैं, उन दोनों की मदद से हमें स्पीड मिलती थी। तो इंडक्शन मोटर में वेरिएबल स्पीड मिलती थी। इंडक्शन मोटर में कुछ भी स्पीड से हम रोटर को मतलब रोटर किसकी स्पीड किस पर डिपेंड करती थी, रोटर की स्पीड या रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड, नंबर ऑफ पोल्स और 50 हर्ट्ज पर। सप्लाई ने 50 हर्ट्ज फिक्स कर दिया, नंबर ऑफ पोल्स हमने मैन्युफैक्चरिंग से फिक्स कर दिया। तो जो जिस रिवॉल्यूशनरी स्पीड से रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड को घूमना चाहिए वो फिक्स हो जाती। यहाँ पे हम स्पीड बदल सकते हैं बेटा, हम चेंज कर सकते हैं स्पीड। तो 50
हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी जनरेट करना है तो 2 पोल की मशीन को 3000 आरपीएम से ही घुमाना पड़ेगा। 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी चाहिए ही चाहिए तो 4 पोल की मशीन ऑल्टरनेटर को 1500 आरपीएम से घुमाना पड़ेगा, इस तरीके से बेटा। तो आप थोड़ा बहुत डिफरेंस इंडक्शन मोटर और सिंक्रोनस मशीन या सिंक्रोनस जनरेटर में समझ रहे होंगे कि क्या होता है। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी हम मैंडेट में है कि 50 हर्ट्ज ही डेवलप होना चाहिए और वहाँ पे फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज की दे रहे स्टेटर को, स्टेटर सप्लाई को। इस तरीके से आप कुछ परसेप्शन अपना क्लियर कर सकते हैं। सेम डेरिवेशन मैं इंडक्शन मोटर के टाइम भी कर चुकी हूँ, पर एक्सप्लेनेशन मेरा थोड़ा डिफरेंट था। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन विथ रिस्पेक्ट टू ऑल्टरनेटर है। तो उम्मीद है आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पूरा समझ में आया होगा, जो कि डिफाइन कर रहा है स्पीड और फ्रीक्वेंसी ऑफ ईएमएफ में रिलेशन को विद द हेल्प ऑफ नंबर ऑफ पोल्स। तो प्लीज़ मेरे आज की वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो से फ़ायदा उठा के एग्ज़ाम में इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करिए। थैंक यू।